नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रोफेसर रॉय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG के बारे में, जो खास तौर से इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा और ब्रीफली कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे तथा एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप देखिए कि CUET में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है और तीसरा इंडियन इकोनॉमी है। तो ये 3 ब्रांचेज को आप देखिए 10 यूनिट में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर आप मुझे फॉलो क्यों करें, मुझसे इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े आप। तो मैं थोड़ा ब्रीफली आपको अपने बारे में बता दूं, और ये मैं काम कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहा हूं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करना है। तो आप देखिए, आई एम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स for the last 8 years. I am also deeply involved in high level of research. I have done my MPhil and PhD from JNU New Delhi. आपको पता है JNU इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, खासतौर से सोशल साइंसेस में। मैं JRF, जो कि नेट में जो टॉपर्स होते हैं, वो भी क्वालिफाई किया हूँ। Previously, I have also taught in Delhi University. Also, I have authored several research papers in international journals. I have presented papers in international conferences. और साथ ही साथ कुछ न्यूज़पेपर्स में मैंने ओपिनियन आर्टिकल्स भी लिखा है। तो मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा ताकि आप मुझसे इकोनॉमिक्स सीखने में रुचि लेंगे। तो देखिए, जो यूनिट 1 है वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी छोटा है। अब देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन यूनिट का जो टॉपिक है वो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, आपको पढ़े होंगे, आपको पता है व्हाट, हाउ और whom टू प्रोड्यूस। ये इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम है और प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूमती है। तो अब प्रश्न उठता है ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब देखिए, आप कंज्यूमर बिहेवियर पे इसके बाद आप आ जाते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम की बात करता है यहाँ। और आप देखिए, कह रहा है कि यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंज्यूमर को सेंटर में रखते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्शलियन यूटिलिटी अप्रोच आपने पढ़ा होगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मोस्टली 1 या 2 कमोडिटी को ही लेना है, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है। डिमांड में आप देखिए तो मार्केट डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है आपका, फिर जो डिमांड में मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको पता है इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको। 3 मेथड्स है इसको मेजर करने का, परसेंटेज मेथड आपका, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात नहीं किया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान कंज्यूमर अप्रोच पे ही होना चाहिए, और खास तौर से यूटिलिटी अप्रोच और आपका जो डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो मेंशन किया गया है। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है और इसको कई यूनिट्स में डिवाइड किया गया है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट 3 है आपका, वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करता है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट के बारे में बात करना है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप देखिए व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किसी भी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो कैसे होता है उसको दिखाना है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इस कॉन्सेप्ट को देखना है। मार्केट प्राइस में आपको पता है प्राइस इनटू क्यू, इसके आधार पर निकाला जाता है। फैक्टर कॉस्ट में आपको जो फैक्टर रिवार्ड, वेज, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, इन जब चारों को हम सम करते हैं तो ये फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। तो इसके आधार पर जीडीपी का कैसे कैलकुलेशन होता है। फिर आप देखिए कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कैसे किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड है उसका, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं और आगे भी संभावना है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप खासतौर से आप जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सारे कंपोनेंट्स को तैयार कर ले। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है 1936 में जो केन्स की एक किताब आई थी, उस किताब में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की विस्तृत चर्चा की गई थी। और आपको पता है कि जॉन मेनार्ड केन्स को ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड आपको पता है कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, तो ये आपका क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड। इनको सम करके इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किया जाता है। और इन्होंने बताया भी था कि इकोनॉमी में कैसे एग्रीगेट डिमांड की कमी से क्राइसिस आ जाता है और रिसेशन आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। खास तौर से डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको पता है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि स्वेच्छा से नहीं बेरोजगार होते हैं, मजबूरीवश बेरोजगार होते हैं। कोई भी इकोनॉमी जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है तो उसमें कोई भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं होता है, और ये खासतौर से डेवलप कंट्री का एक फेनोमेना है। फिर आप देखिएगा यहाँ पे बात हो रहा है 2 सेक्टर मॉडल में कैसे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। ये दोनों ही कंपोनेंट, खासतौर से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्स ने बहुत विस्तृत इस बारे में बात किया है। इसको हम फिर अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और कैसे एग्रीगेट डिमांड में कमी की वजह से क्राइसिस इकोनॉमी में आ सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डेफिसिएंट डिमांड की बात हो रही है और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड की बात हो रही है। इसके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद कौन कौन से मेजर है जो इसको क्योर कर सकता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक इकोनॉमी में क्या रोल है। आपको पता है जब कोई भी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, मंदी में होती है, तो उसमें सरकारी खर्च का एक बड़ा रोल होता है। इसीलिए केन्स ने कहा था डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, कि आप सोने की खदानों को खोदो, से रोजगार मिलेगा। सोना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कम से कम लोगों को रोजगार तो मिल रहा है। इसी आधार पर इंडिया में आप देखिए कि MG नरेगा प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम एक मिनिमम वेज मिले। अब 2 सेक्टर मॉडल में देखिए क्या होता है। 2 सेक्टर होते हैं आपको इसमें कंपोनेंट्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड, मतलब कंज्यूमर, और ये आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर, और ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करता है कि खर्च करता है। अब देखिए कुछ खर्च करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करता है। फिर कंज्यूमर क्या करता है, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर है, आप लेबर सर्विस सपोज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फैक्टर पेमेंट है, तो उसके एवज में आपको फैक्टर रिवार्ड, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दिया, उसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिला। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेबर पावर सप्लाई किया तो उसके बदले में आपको वेज, जिसकी मजदूरी दर कहते हैं, वो मिला। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में केन्स का कहना था इट इज नथिंग बट चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर के को मल्टीप्लायर कहते हैं तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो
इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कैसे आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, इसके बारे में केन्स ने चर्चा किया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। फिर मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं। मनी एंड बैंकिंग में आप देखिए मीनिंग ऑफ मनी क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या है, इस बार ये सब पढ़ लेना है। सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आपको पता है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके क्या फंक्शंस है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। तो आपको सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के बारे में डिटेल पढ़ना है, इसके क्या क्या रोल है। उसके बाद आप देखिए जो गवर्नमेंट बजट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का, तो उसको भी आपको समझना है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। उसके बाद बजट में ही हम देखते हैं कि दो तरह से होता है डिवीजन, एक तो रिसीट साइड से, दूसरा एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट में आपका रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट हुआ। एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले 5 ईयर प्लान चलता था तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब भी होते हैं, तो इसको देखना है। उसके बाद आप देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, जैसे कि बैलेंस बजट जिसमें रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट में क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो डेफिसिट बजट हो जाएगा। और फिर डेफिसिट के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे फिस्कल डेफिसिट जो कि बहुत चर्चा में रहता है। गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर आपका जो है राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में बहुत तरह की समस्याएं होने लगेगी। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उसे रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन एक लेवल के बाद टैक्स नहीं लगा सकती है, तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने जो है किया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये इस कंसेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, मतलब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे एक व्यक्ति का घर में अपना बजट बनाता है, बैंक अपना बैलेंस शीट बनाता है, उसी तरह से इकोनॉमी में भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, विच ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दो तरह का होता है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। इसका कैसे डिटर्मिनेशन होता है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और जो रिसेंट एक्सचेंज रेट इशूज है, जैसे अप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब जो आपका यूनिट 8 है, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता था। तो माइक्रो और मैक्रो के बाद हम इंडियन इकोनॉमी को देख रहे हैं। इसमें दो तरह से डिवाइड किया गया, एक आजादी से लेके 1990 तक और दूसरा 1991 के बाद। तो 1991 आप याद करिए कि इकोनॉमी का एक तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग ईयर है। 1991 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और आप देखिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में लाया गया, जिसके बाद इकोनॉमी में ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ी। तो आपको क्या पढ़ना है कि आजादी के समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी अर्थव्यवस्था की। उसके बाद आपको देखना है कि कैसे 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया और अभी तक 12 5 ईयर प्लान को कंप्लीट किया जा चुका है। 12 का जो इसका जो 2012 से लेके 2017 ड्यूरेशन था, उसके बाद नीति आयोग ने इस चीज को रिप्लेस किया और अभी प्लानिंग कमीशन उठा के नीति आयोग किया गया है। लेकिन आपको 5 ईयर प्लान को पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसे पिछले साल भी पूछा गया है। उसके बाद आप देखिए कि देयर आर 3 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि एग्रीकल्चर के में इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्री में आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को पढ़ना है। एसएसआई, इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप देखिए कि आजकल इसके बदले माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई की बात की जा रही है,
और उसके बाद फिर एक्सटर्नल सेक्टर मैंने अभी चर्चा किया था, फॉरेन ट्रेड की स्थिति क्या है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। यूनिट जो 9 है वो बात करता है कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद आप ये समझिएगा कि कैसे पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है, कौन कौन से सरकार प्रोग्राम चलाई है सरकार ने। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा सेंटर में होता है डेवलपमेंट के। तो अगर हेल्थ और एजुकेशन बेटर होगा तो ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, स्किल डेवलपमेंट बेटर होगा तो ह्यूमन कैपिटल होगा। तो इन कंपोनेंट पे पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट में आपकी इशूज जो है आपका क्रेडिट एंड मार्केटिंग है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे लोन से संबंधित है। उसके बाद कोऑपरेटिव भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कि हम सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए खेती न करें, हम ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें जो कि ओवरऑल रूरल इनकम को बढ़ाए। जैसे कि आप कमर्शियल क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। वही एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब डाइवर्सिफाई करना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप देख रहे हैं आजकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना पॉलिटिक्स भी हो रहा है। आप तो क्योंकि ग्रोथ तो इंडियन इकोनॉमी का हो रहा है लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है। आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 132nd रैंक पे आते हैं, लेकिन ओवरऑल साइज ऑफ इकोनॉमी हमारे आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी में 3रे स्थान पे है। तो ये कैसे कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, दूसरी तरफ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इतने पीछे जा रहे हैं। सो ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर भी पढ़िए। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड एंड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। देश में करीब करीब 90% जो है वो असंगठित क्षेत्र ही है, संगठित क्षेत्र बहुत कम है। सरकार की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इकोनॉमी मूव करे, तो उसके बारे में समझना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। तो ये इसका मीनिंग एंड टाइप्स को समझना है कि कैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, ये जो बुनियादी ढांचा है इसमें वृद्धि होगा तो देश आर्थिक तरक्की के तरफ उन्मुख होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो केस स्टडीज के रूप में आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो इन्वायरमेंट से संबंधित केस स्टडी पे बेस्ड था कि कैसे ग्रोथ और इन्वायरमेंट को बैलेंस किया जाए। तो आप देखिए कि ऐसे केस स्टडीज पैसेज के रूप में रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन के रूप में रहेगा। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसको समझ के आपको उसको सॉल्व करना है। ये इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको देखना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू नो, इट्स अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो खुद के लिए भी जरूरत पूरा करो और साथ ही साथ जो भविष्य का जरूरत है उसका भी ध्यान रखो। That is called sustainable development. So preservation of natural resources becomes very important. Here global warming is also given, so you can briefly read about global warming too. Now the last section, which is the unit 10, it talks about development experience of India. यहाँ पे क्या करना है कि इकोनॉमी को बस हम इंडिया तक सीमित नहीं रखेंगे। देखिए कि आपके जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और चीन खासतौर से, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है, वो कितना तरक्की किए हैं, और इंडिया के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है। और आपको फिर देखना है कि कैसे हम पाकिस्तान से तो बहुत मजबूत है लेकिन चीन से हम कितना पीछे हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ और इशूज है जैसे इशूज ऑफ ग्रोथ एंड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड की आजकल बात चल रही है कि इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री और उसको हम स्किल नहीं डेवलप करेंगे तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यू सी इंडिया is the only country which is trying to become superpower with uneducated and unhealthy labor force, which is very difficult कि विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे ऐसी स्थिति में। सेक्टरल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे यू सी। तो there are 3 sectors in economy: agriculture, industry and service, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शियरी वो क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर HDI जिसको हम बोलते हैं। HDI के 3 कंपोनेंट आपको पता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। इन्हीं 3 कंपोनेंट को मिला के हम HDI को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से करें, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं हर टॉपिक का वीडियो धीरे धीरे बना दूंगा, और आपको क्या करना है कि उसको जो है अच्छे से रिवीजन करना है, पॉज करके वीडियो, और उससे लेक्चर्स बना सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उससे आप कुछ कुछ ई बुक्स और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जितना कम से कम बुक को फॉलो करो उतना ही बेटर। एक ही बुक को कोशिश करिए कि बार बार रिवीजन करो। उसके लिए NCERT हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन को, बजट सर्वे भी थोड़ा सा गूगल करके नेट पे कुछ पढ़ सकते हैं, बट प्राइमरली टेक्स्ट बुक के रूप में आप NCERT बुक्स को ही फॉलो करें। कुछ अन्य तथ्य, जैसे कि आप जो ओवरऑल CUET UG का सिलेबस पैटर्न है इन जनरल, उसका भी एक वीडियो बनाया है मैंने आज ही, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।